आखिर सुपर पावर का प्लान क्या है? क्या वाकई ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर परमाणु बम तेजी के साथ तैयार हो रहे हैं? वो भी तब जब इजराइल अमेरिकी ये दावा करते हैं कि अब तक की जंग में ईरान के सीक्रेट वेपन के अड्डे वो खाक कर चुका है। लेकिन ईरान अमेरिका के दावों का खंडन करता है। तो क्या ईरान अब भी न्यूक्लियर रेस पे बना हुआ है? अब इन्हीं संभावनाओं को कचहरी में पेश करते हैं। क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर रेस जीत चुका है? क्या ईरान का परमाणु प्रोग्राम अभी जिंदा है? क्या एटम बम वाला यूरेनियम ईरान का वाइल्ड कार्ड है? ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर महायुद्ध की चिंगारी सुलगी, ईरान के जिन एटमी अड्डों को इजराइल अमेरिका ने मिट्टी में मिलाने के लिए B-2 बॉम्बर से लेकर विध्वंसक मिसाइलें दागी, क्या तेहरान के वो न्यूक्लियर अड्डे अब भी एक्टिव हैं? नतांज, फोर्डो, इस्फहान, अराक। सवाल इसलिए 28 मार्च दिन शनिवार का था। ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर एयर स्ट्राइक की खबर आई। हमला इजरायली मिसाइलों से हुआ। दावा IRGC से लेकर ईरान की सरकारी मीडिया मीज़ान तक ने किया, लेकिन इजराइल ने इस हमले से इनकार किया। ठीक 24 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अचानक पहले एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं हम हमले रोक रहे हैं। फिर शाम होते होते ईरान पर 5 दिन तक हमला न होने की थियरी लाते हैं। लेकिन ईरान नहीं रुका। अगले चंद घंटों में सुपर पावर की डील को तेहरान ने बारूद के साथ उड़ा दिया। 24 मार्च की सुबह तेहरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल अवीव के एक पौश इलाके में सीधा प्रहार हुआ है। एक 3 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। यरूशलेम के आसमान में भी तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। आधे आसमान तक आग की लपटें दिखी। तेल अवीव पर अटैक हुआ तो इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने पेंटागन फोन लगाया, ट्रंप से लंबी चौड़ी बात की, फैसला लिया कि ईरान पर न सिर्फ हमले जारी रहेंगे बल्कि टारगेट पर अब तेहरान के न्यूक्लियर अड्डे हैं। आज सुबह मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सेना के साथ मिलकर हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका लाभ उठाकर समझौते के माध्यम से युद्ध के लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर है। साथ ही हम ईरान और लेबनान दोनों पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने 2 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। यह सिलसिला अभी भी जारी है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेंगे। धधकते बारूद के बीच तेहरान की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के गलियारों तक सस्पेंस गहरा है। सस्पेंस तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। ये उनकी डील की पहली और आखिरी शर्त है। लेकिन ईरान इस दावे पर ऐसे चुप है जैसे तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। महायुद्ध के बीच ईरान ने अपने सीक्रेट प्लान का ट्रेलर दिखाया। तेहरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया पर मिसाइल दागी, जिसने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। ईरान के सीक्रेट वेपन्स पेंटागन के माथे पर पसीना लाते रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ये दावे करते नहीं थकते कि ईरान के सीक्रेट मिसाइल सिटीज को वो तबाह कर चुके हैं। लेकिन 24 मार्च को जब तेहरान से उड़ी मिसाइल 4000 किलोमीटर का सफर तय करके डिएगो गार्सिया तक पहुंची तो इन दावों की धज्जियां उड़ गई। इसी रोज इजराइल के डिमोना और अराद जैसे न्यूक्लियर सेंटर्स के करीब ईरान का मिसाइल अटैक हुआ। इसी हमले के चंद घंटे बाद सुपर लीडर डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन युद्ध रोकने का फॉर्मूला लेकर आए। महायुद्ध के बीच दावों की बौछार होने लगी।
ट्रंप का स्टैंड क्लियर था, नो न्यूक्लियर वेपन, नो निगोशिएशन। ईरान का रुख भी साफ था, बातचीत का रास्ता बंद नहीं, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं। As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time, they mean business. ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंस ये कि ईरान से बातचीत हो रही है और डील हो गई तो ईरान अपने एटमी प्रोग्राम की जिद छोड़ सकता है। So will Israel agree to an off-ramp deal with Iran, wherein they maintain their nuclear program and their ballistic missile capability? Well, it is very clear, and the Americans have said that at the outset, even before the war started, during the negotiations, that they won't compromise on removing the enriched uranium out of Iran. They won't compromise on zero enrichment of Iranian soil, and they won't compromise on curbing the Iranian ballistic missile program and the support for the proxies. लेकिन तेहरान का स्टैंड क्लियर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची दो टूक कह चुके हैं, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इस युद्ध का अंत इस प्रकार होना चाहिए कि हमारे दुश्मन फिर कभी हम पर हमला करने की हिम्मत ना करें। मुझे लगता है कि अब तक उन्हें सबक मिल चुका होगा और वो समझ चुके होंगे कि वो किस मुल्क का सामना कर रहे हैं। हम आत्मरक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे और युद्ध को जहां भी ले जाना पड़े, हम उसे जारी रखने के लिए तैयार हैं। यानी ईरान को ट्रंप के बातचीत वाले ऑफर पर ना तो भरोसा है और ना ही वो किसी दबाव में न्यूक्लियर प्रोग्राम से तौबा करना चाहता है। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया। तब ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे के अंदर ईरान को मिटा देंगे और अगर ईरान की सेना को बचना है तो उनको सरेंडर करना होगा। 20 मार्च को ट्रंप ने दावा किया कि उनके दूत एक बेहद सम्मानित ईरानी नेता से बात कर रहे हैं और दोनों पक्ष लगभग सभी बिंदुओं पर सहमत हैं। 23 मार्च आते आते ट्रंप ने ईरान पर अचानक सॉफ्ट रुख अपनाया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5 दिन की मोहलत दे दी। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिनों तक अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। इधर ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मोहलत दी, उधर ट्रंप के दावों के बीच अमेरिकी नेवी के सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर का बड़ा बयान आया। कहा युद्ध खत्म हो सकता है लेकिन एक शर्त है, ईरान को हमले रोकने होंगे। अगर हमले नहीं रुके तो जंग और भीषण होगी। For the government, they could stop this war right now. Absolutely, if they chose to do so. For the regime, they could stop this war right now if they chose to do so. They haven't chosen to do so. My second message is they need to stop putting the wonderful Iranian people at risk by firing missiles and drones from inside populated areas. I've seen it with my own eyes. They continue to do this. They have no care for the people. They're threatening their own people. यानी एक तरफ प्रेसिडेंट युद्ध टालने की दंभ भर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी ईरान को बड़े हमले की वार्निंग दे रही है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिव है। क्या महायुद्ध के बीच भी तेहरान तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है? आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने साफ कर दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर धैर्य अब खत्म हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में हुए सैन्य हमलों के बावजूद ईरान के परमाणु इरादे रत्ती भर भी कम नहीं हुए हैं।
IAEA का हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास अब इतना संवर्धित यूरेनियम जमा हो चुका है कि अगर वो चाहे तो कुछ ही दिनों या हफ्तों के भीतर 9 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी फ्यूल तैयार कर सकता है। 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब उस स्तर पर है जहां से 90% वेपन ग्रेड तक पहुंचना सिर्फ एक छोटा सा तकनीकी कदम है। IAEA की रिपोर्ट का लबोलुआब ये है कि ईरान अब परमाणु दहलीज पर खड़ा है। राफेल ग्रेसी की ये चेतावनी कि हमें कूटनीति की ओर लौटना होगा, दरअसल दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि सैन्य हमले शायद अब ईरान को बम बनाने से नहीं रोक पाएंगे। ईरान ने संवर्धन का 99% काम पूरा कर लिया है, अब बस आखिरी 1% की कसर बाकी है। तो क्या ये 1% ही ईरान का वो वाइल्ड कार्ड है जिसने सुपर पावर अमेरिका के चेहरे पर शिकन ला दी है? और महायुद्ध से एक ऐसी तारीख निकल कर आ रही है जिसने दुनिया की सांसें अटका दी है। 9 अप्रैल यह महज एक तारीख नहीं है, यह इजराइल का वो आकलन है जिसने युद्ध के बीच नई बहस छेड़ दी है। इजरायली मीडिया वाईनेट का दावा है कि अमेरिका ने 9 अप्रैल को इस जंग को खत्म करने का टारगेट सेट किया है। दावा तो यहां तक है कि इजराइल ने हिसाब लगा लिया है कि ईरान के पास सिर्फ 9 तारीख तक का ही गोला बारूद बचा हुआ है। लेकिन क्या हकीकत इतनी सीधी है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो फ्लोरिडा से हुंकार भर रहे हैं कि ईरान से प्रोडक्टिव बातचीत हो रही है, कि ईरान अब परमाणु हथियार न बनाने पर राजी हो गया है और जल्द ही एक शानदार डील दुनिया के सामने होगी। ट्रंप का यह आत्मविश्वास बाजारों में राहत तो ला रहा है, लेकिन तेहरान के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान ने ट्रंप के इन दावों को फेक न्यूज करार दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और सुरक्षा सलाहकार इब्राहिम अजीजी साफ कह रहे हैं कोई डील नहीं हुई है। ईरान की शर्त बड़ी है, सख्त है और सीधी। ईरान कहता है कि पहले अमेरिका उस नुकसान की भरपाई करे जो इस युद्ध में तेहरान को हुआ है, और जब तक खजाना नहीं मिलेगा तब तक अमेरिका फारस की खाड़ी से अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी, तब तक शांति की कोई मेज नहीं सजेगी। तो क्या ट्रंप की 5 दिन की मोहलत सिर्फ एक चाल है, या फिर 400 किलो यूरेनियम को डिफ्यूज करने के लिए 9 अप्रैल को कोई ऐसा प्रहार होगा जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की? कचहरी में अब इसी 9 अप्रैल की पहली की परतें खोलेंगे। क्या महायुद्ध का दी एंड होने वाला है? अल्लाहू अकबर। क्या महायुद्ध के खात्मे की तारीख आ गई? क्या अमेरिका 9 अप्रैल को जंग खत्म करेगा? अप्रैल महायुद्ध में धधकते बारूद के बीच ये तारीख इजराइल की उम्मीद है या ट्रंप की रणनीति? क्या महायुद्ध के अंत की तारीख मुकर्रर हो गई है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी थी? क्या 9 अप्रैल ही वो दिन होगा जब बारूद की गंध थमेगी और मिसाइलों का शोर शांत होगा? ये कयास कैसे लगे? महाजंग के खात्मे का कैलेंडर किसने फिक्स किया? इसे लेकर वॉर जोन से बड़ी ब्रेकिंग आई। महायुद्ध पर बिग ब्रेकिंग नंबर 1। इजरायली मीडिया यूनेट का दावा 9 अप्रैल को जंग खत्म हो जाएगी। महायुद्ध पर बिग ब्रेकिंग नंबर 2। इजराइल का दावा ईरान के पास 9 अप्रैल तक का गोला बारूद बचा है। महायुद्ध पर बिग ब्रेकिंग नंबर 3। अमेरिका ईरान में युद्ध विराम की सीक्रेट डील के दावे। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, ये महाजंग कब रुकेगी? महायुद्ध के खात्मे की संभावनाओं को सबसे पहले सुपर लीडर ट्रंप ने हवा दी। अचानक ही ट्रंप ने युद्ध विराम का जो प्रस्ताव रखा उसने सबको सन्न कर दिया। ईरान किसी डील से इनकार कर रहा है, लेकिन ट्रंप फुल कॉन्फिडेंस में है कि युद्ध तो खत्म हो ही जाएगा।
इसी बीच इजरायली मीडिया हाउस यूनिट ने दावा किया है कि इजरायल और अमेरिका के सैन्य रणनीतिकारों ने इस महायुद्ध के खत्म होने का कैलेंडर तैयार कर लिया है और वो तारीख है 9 अप्रैल 2026। लेकिन जब दुनिया 9 अप्रैल को शांति की उम्मीद लगाए बैठी है, तब ईरानी सांसद विजय नोबावेह वतन ने बड़ा बयान देकर चौंका दिया। कहा अमेरिका किसी मुगालते में न रहे। अगर अमेरिका और इजरायल ने अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी तो ईरान अंतिम विकल्प चुनने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन युद्ध रोकने की जो बात कही, उससे साफ है कि अमेरिका ईरान को कभी नहीं हरा सकता। युद्ध में इजरायल और अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है और अमेरिका ईरान का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो चुका है। अगर अमेरिका ईरान से हार मान लेता है तो उसे भविष्य के लिए उम्मीद मिलेगी और अगर ईरान पर हमला होता है तो पूरी फारस की खाड़ी में हम बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। अगर हमारे पास हॉर्मुज़ नहीं होगा तो किसी और के पास भी नहीं होगा। विजय नोबावेह वतन ईरान के उन कट्टरपंथी नेताओं में गिने जाते हैं जो पश्चिम के साथ किसी भी समझौते के धुर विरोधी रहे हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं महायुद्ध में बारूद ठंडा होने की एक वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो दूसरा है हॉर्मुज़, जहां ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं और अमेरिका इजरायल के हिमायती मुल्कों का वहां से तेल ले जाना सख्त मना है। अमेरिका युद्ध की बजाय अब शांति और डील की पैरवी कर रहा है, लेकिन इजरायल अब भी तेहरान के रडार पर है। इजरायल के सैन्य अड्डों पर ईरान और हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। रही बात सुपर लीडर डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों की कि ईरान के साथ डील चल रही है, ट्रंप के इस थियरी को भी तेहरान ने हवा में उड़ा दी। 9 अप्रैल की जो डेडलाइन इजरायली मीडिया ने तय की, उस पर अब ईरान के सबसे ताकतवर और तजुर्बेकार कमांडरों में से एक मोहसिन रेजा का बड़ा बयान आया है। खुद मोहसिन रेजा टेलीविजन पर आए, दुनिया को हकीकत बताई है। कहा कि ये जंग 33 दिनों की नहीं बल्कि 33 सालों का हिसाब है जिसे अब चुकता किया जाएगा। रही बात डील की, तो जब तक ईरान के नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी नुकसानों की भरपाई नहीं हो जाती, जब तक ईरान को लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते और ये गारंटी नहीं मिल जाती कि अमेरिका ईरान के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारे राष्ट्र, हमारे नेता मुस्तफा खामनेई और हमारी सेनाओं का अंतिम निर्णय है। और अगर फिर भी अमेरिका इजरायल युद्ध जारी रहता है तो ईरान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। इस बार आंख के बदले आंख नहीं बल्कि एक आंख के बदले एक सिर लिया जाएगा। इस बीच अफ्रीका में ईरान का दूतावास भी एक्टिव हुआ। ईरानी दूतावास ने ट्रंप के 5 दिन वाले युद्ध विराम का मखौल उड़ाया, मुज्तबा को ताकतवर लीडर बताया। ईरान के साउथ अफ्रीका वाले दूतावास ने ट्रंप को कैसे ट्रोल किया, इस तस्वीर पर गौर करेंगे तो सब समझ आएगा। जब ईरानी दूतावास से ट्रंप ट्रोल हो रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की दुनिया के सामने आए। ईरान अमेरिका पर बड़ा दावा किया इस मुनादी के साथ कि महायुद्ध इसलिए लंबा खींच रहा है क्योंकि रूस बैकडोर से ईरान को खुफिया जानकारियां दे रहा है। युद्ध में इजराइल की रियल टाइम लोकेशन का इंटेलिजेंस तक रूस तेहरान तक पहुंचा रहा है। Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про цей день. ГУР. इस बात के सबूत मिले हैं कि रूसी सरकार ईरानी शासन को खुफिया सहयोग दे रहा है। ये स्पष्ट रूप से विनाशकारी है और इसे रोकना आवश्यक है, क्योंकि इससे केवल अस्थिरता नहीं बढ़ेगी, बाजार पहले से ही नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इससे कई देशों की ऊर्जा जरूरत की स्थिति गंभीर हो रही है। ईरानी शासन को सत्ता में बने रहने और अधिक सटीक हमले करने में मदद करके रूस युद्ध को लंबा खींच रहा है। इसका जवाब देना होगा। Ускладнює паливну ситуацію в багатьох країнах. महायुद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की इस थियरी के पीछे कई एक वजह रूस से अदावत हो सकती है, क्योंकि पिछले 5 सालों से यूक्रेन रूस से जंग लड़ रहा है। लेकिन महायुद्ध में ज़ेलेंस्की के एक्टिव होने के मायने कुछ और भी हैं, जिन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं।
दिसंबर 2025 की बात है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद एक विशेष सम्मान देने का वादा किया था। ज़ेलेंस्की भी इसके हिमायती थे। अब ऐसे में 9 अप्रैल तक युद्ध खत्म होता है तो ये ट्रंप के लिए इजराइल के स्वतंत्रता दिवस यानी 21 से 22 अप्रैल के दौरान वहां यात्रा करने और इजराइल प्राइज लेने का मौका देगा। तो क्या इसलिए ट्रंप ईरान युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं? इसलिए अमेरिका ईरान से बातचीत होने की बात कर रहा है। इन दावों के बीच ईरान के सुरक्षा सलाहकार इब्राहिम अजीजी दुनिया के सामने आए। ये कबूला कि अमेरिका ने मध्यस्थता की कोशिश जरूर की लेकिन बात नहीं बनी। अमेरिकियों के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है। अमेरिकियों ने मध्यस्थता प्रस्तावों को बातचीत समझ लिया होगा। अमेरिका बातचीत के नाम पर ईरान को हुक्म देना चाहता है। ईरान जैसी ताकतवर कौम किसी के आदेश पर मेज पर नहीं बैठेगी। अमेरिका के साथ बातचीत करना सिर्फ समय की बर्बादी है। अमेरिका ने पहले ही परमाणु ठिकानों पर हमला करके कूटनीति का गला घोंट दिया है। जब तक अमेरिका और इजराइल हम पे हमले जारी रखेंगे, ईरान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी रक्षा में करारा जवाब देना। ईरान की ललकार बता रही है कि 9 अप्रैल की तारीख सुलह की नहीं बल्कि और भी बड़े टकराव की गवाह बन सकती है। तो क्या ट्रंप इस हर जाने की शर्त को मानेंगे या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने सबसे विनाशकारी राउंड में पहुंचेगा? युद्ध 2 तरह से जीता जाता है, या तो मैदान में दुश्मन को हरा दीजिए या फिर दुश्मन के साथी को अपने साथ मिलाकर डील कर लीजिए। कचहरी में हम उस सीक्रेट फाइल को पेश करेंगे जिसकी चर्चा वॉशिंगटन के बंद कमरों में तो हो रही है लेकिन जिसकी भनक दुनिया को नहीं है। इस हमने नाम दिया है ट्रंप का ईस्ट इंडिया प्लान। जी हां, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने कभी व्यापार के बहाने पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अब वही सदियों पुराना फॉर्मूला डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए तैयार कर चुके हैं, जिसे आजमाकर ट्रंप ईरान को हासिल करना चाहते हैं। कहें तो जो काम अब तक उनकी सेना और हथियार नहीं कर पाए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले प्लान के जरिए ईरान में वो सब कुछ करना चाहते हैं। क्या है ये ईस्ट इंडिया प्लान और कैसे इसकी मदद से ट्रंप को ईरान कब्जाने का प्लान समझ में आया है, इस रिपोर्ट में। ईरान में ट्रंप का सीक्रेट मैन कौन है? वो कौन है जिससे ईरान में ट्रंप बात कर रहे हैं? क्या अमेरिका रच रहा है ईरान तोड़ने का विभीषण प्लान? ईरान जीतने के लिए ट्रंप लाए अब ईस्ट इंडिया प्लान। जी हां, ईरान जीतने वाला ईस्ट इंडिया प्लान। आप जानते हैं भारत में शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालने वाले हथियार का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के लोगों को आपस में ही बांट दिया था। अब खबर है कि अंग्रेजों वाले उसी हथियार से ट्रंप ईरान में खलबली मचाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं ताकि जो काम अरबों की मिसाइल, जहाज और ड्रोन नहीं कर पा रहे हैं वो काम एक भी कौड़ी खर्च किए पूरा किया जा सके। अब आपसे जो कह रहे हैं आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, उसे समझने के लिए ट्रंप का बयान सुन लीजिए। Maybe me. Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected.
and maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. And maybe we find somebody like that in Iran. ट्रंप के बयान में आखिर ये वो कौन है? कौन है जो ट्रंप से बात करके ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधारना चाहता है? और क्या ऐसे भीषण हालत में वाकई ट्रंप से कोई ईरान में शांति और सामंजस्य की बात कर रहा है? क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ट्रंप ने ईरान को तबाह कर दिया है। ऐसे में वो कौन है जो ईरान की तरफ से ट्रंप प्रशासन से बात कर रहा है? ईरान की बात करें तो वो इसे ट्रंप का पैंतरा और पूरी तरह से झूठा बता रहा है। ईरानी सांसद इस्माइल कौसारी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ये पहली बार नहीं है जब वो बातचीत को लेकर झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप, नेतन्याहू और उनके जैसे लोग मूल रूप से झूठे हैं और उनका स्वभाव ही फूट डालना है। ईरान साफ मना कर रहा है, लेकिन इजराइल से लेकर अमेरिका के अंदर इससे जुड़ी रिपोर्ट उछल रही हैं। रिपोर्ट जो एक्सियोस जेरूसलम पोस्ट के हवाले से सामने आई हैं, जिसके मुताबिक ईरानी संसद के चीफ मोहम्मद बागर गलीबाफ से अमेरिका प्रशासन के विटकॉफ और जैरेड कुशनर बात कर रहे हैं। लेकिन गलीबाफ कह रहे हैं कि अमेरिका से लेकर ट्रंप तक सब उनको लेकर झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, यूएस से कोई बातचीत नहीं हुई है। फेक न्यूज का इस्तेमाल तेल और वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। सवाल उठता है कि फिर आखिर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ का नाम कहां से आया, कहां से क्यों आया और कौन लाया? कहीं इसके पीछे भी कोई गेम तो नहीं? इन सवालों के बीच गलीबाफ के बारे में जानना भी जरूरी है। 64 साल के गलीबाफ आईआरजीसी के पूर्व कमांडर हैं। आईआरजीसी के एयरफोर्स यूनिट के प्रमुख रह चुके हैं। 1979 क्रांति के बाद बसीज मिलिशिया में शामिल हुए। 2020 से लगातार संसद के अध्यक्ष बने हुए हैं। ईरान की जनता में लोकप्रिय हैं। देशभक्त के तौर पर उनकी छवि है। महायुद्ध के बीच एक नए खतरे का फ्रंट नॉर्थ कोरिया में खुला है। ऐसा फ्रंट जिसने दुनिया में और विध्वंसक जंग की टाइमलाइन को एक्टिव कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें बरस रही हैं। दूसरी तरफ सुदूर पूर्व से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसी हुंकार भरी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर सियोल तक हड़कंप मचा दिया है। किम ने साफ कर दिया है कि उनका परमाणु कार्यक्रम अब अपरिवर्तनीय है। ईरान की बर्बादी को अपनी आंखों से देख रहे किम ने दुनिया को बता दिया कि वो समझौता नहीं बल्कि सीधा प्रहार करेंगे। सवाल है, क्या किम के लिए परमाणु बम ही अब आखिरी कवच है? किम ने मिसाइल टेस्ट से क्या मैसेज दिया? किम का परमाणु बम बिकाऊ नहीं है। किम की नई परमाणु प्रतिज्ञा क्या है? प्योंगयांग की सुप्रीम पीपल्स असेंबली में किम जोंग उन के शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। किम ने न सिर्फ दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया, बल्कि अपनी परमाणु नीति को देश के संविधान में इस तरह जड़ दिया है कि अब इसे पीछे नहीं खींचा जा सकता। किम ने दुनिया को बता दिया, हम किसी भी कीमत पर अपने परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें 100 साल तक प्रतिबंधों का सामना क्यों न करना पड़े। जानकारों का मानना है कि किम ने अब परमाणु निशस्त्रीकरण के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के करीब 750 मिलिट्री बेसिस हैं, किसी और देश के तो नहीं है। लिहाजा अमेरिका के दुश्मन भी बहुत हैं और दुश्मन के दुश्मन प्राकृतिक और स्वाभाविक आपस में दोस्त हो जाते हैं। बस यही बात है। ये कयास लगाए जा रहे थे
कि अगर अमेरिका और इजराइल 28 फरवरी को ईरान के ऊपर आक्रमण न करते तो अगले 2 दिन में नॉर्थ कोरिया का एटॉमिक बम रशिया के थ्रू ईरान में आने वाला था। किम की इस जिद के पीछे एक बड़ा डर है ईरान जैसा अंजाम। ईरान ने साल की शुरुआत में परमाणु डील पर बातचीत की मेज पर आने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। किम जोंग उन की नजर ईरान युद्ध पर ही है। तानाशाह ने देखा कि जिस ईरान ने बातचीत का रास्ता चुना, उसके बुनियादी ढांचे आज मलबे में तब्दील हो रहे हैं। इजराइल अमेरिका ने तेहरान को धुआं कर दिया। किम की नजर में ईरान की गलती नरमी थी और वो इस गलती को दोहराना नहीं चाहता। पड़ोस के खतरे को देखते हुए उत्तर कोरिया ने 2026 के लिए अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है। कुल खर्च का लगभग 16% हिस्सा अब सीधे तौर पर परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम में झोंका जा रहा है। किम अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि हमले की मुद्रा में है। अगर किम को लगा कि उनकी सत्ता को खतरा है तो नई नीति के तहत उनका परमाणु वार ऑटोमेटिक होगा, यानी बातचीत की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। ईरान पर हुए हमलों ने किम जोंग उन को ये यकीन दिला दिया है कि अमेरिका पर भरोसा करना आत्मघाती है। किम अब परमाणु हथियारों को सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की गारंटी मानते हैं। ये ग्लोबल सिक्योरिटी में अब तक का सबसे बड़ा रेड सिग्नल है। किम की बातों से एक बात क्लियर है, ईरान की जलती हुई तस्वीरें प्योंगयांग के इरादों को और फौलादी बना रही हैं। दुनिया अब 2 खेमों में बढ़ चुकी है और किम की इरिवर्सिबल धमकी ने शांति को मिसाइल में बंद कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध का नया मोर्चा कोरिया में ही खुल जाए, क्योंकि किम कब क्या कर जाए किसी को नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात, अगर किम की तरह ईरान ही एटमी पावर मुल्क वाली धमकी देता तो क्या अमेरिका महायुद्ध शुरू करने की हिमाकत करता? यानी परमाणु बम ही अब देशों की सुरक्षा की गारंटी है।